गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद जो है जानते हैं कि अभी आपने फर्स्ट चैप्टर में भी प्रेमचंद के बारे में पढ़ा है कि वे बहुत बड़े लेखक हैं। उन्होंने उपन्यास लिखा, कहानी लिखी और बहुत बड़े उपन्यासकार हैं और कहानीकार भी हैं। आप फर्स्ट चैप्टर में प्रेमचंद की कहानी पढ़ चुके हैं, है ना। आज जो है ये लेखक जो है प्रेमचंद के फटे जूते के बारे में बता रहे हैं कि प्रेमचंद की एक फ़ोटो है जिसमें उनके जूते फटे हुए हैं। वे किस किस बात का प्रतीक है और वे बता रहे हैं कि प्रेमचंद जो है चाहते तो फ़ोटो खिंचाते समय दूसरे के भी जूते ले सकते थे, मगर वे दिखावा पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सारी बातें किस किस प्रकार के विचार, मतलब क्या क्या उनके फटे जूते से सामने बातें आती हैं, ये बातें जो है लेखक हमें इस चैप्टर में बता रहे हैं कि उनकी इस तस्वीर को देख करके क्या क्या सीख लोगों को लेनी चाहिए, किस बात का प्रमाण है। इस चैप्टर में सब लेखक ने हमें जानकारी दी है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। लेखक बता रहे हैं कि प्रेमचंद का एक फोटो जो है मेरे सामने है, जो अपने पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, पर सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बतलाती हैं। पाँवों में कैनवास के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है। लेखक बता रहे हैं कि उनके बाएं जूते में बड़ा छेद है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। अब लेखक कहते हैं, मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये फ़ोटो खिंचाने में इस तरह की पोशाक पहनते हैं तो इनकी पोशाक वैसे रोज़ की क्या होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। फिर लेखक स्वयं विचार करते हैं कि नहीं, ये आदमी ऐसा है इसलिए इसकी अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। जिस तरह की ये पोशाक पहने हुए है यही इसका सत्य है और सत्य का सामना करने वाले हैं ये। इसे पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, जो सत्य है वही वो सामने रखते हैं। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है पर उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? तुम उंगली को ढक भी सकते थे, अगर धोती को थोड़ा नीचे खींच देते तो तुम्हारी उंगली ना दिखाई देती, मगर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फिर भी तुम जो फोटो खिंचा रहे हो बड़े बेपरवाह होकर के और बड़े विश्वास के साथ फोटो खिंचा रहे हो। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाह रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। आपकी जो ये मुस्कान है वह अधूरी क्यों है, ऐसा वे सोचते हैं। यह मुस्कान नहीं, उसमें उपहास है, व्यंग्य है। अब लेखक ये विचार कर रहे हैं कि इनकी इस मुस्कान में इस समाज के लिए उपहास है, मजाक है या कि कोई व्यंग्य है, इसलिए इनकी अधूरी मुस्कान है। दिल से जो मुस्कान है वो इनके चेहरे पर दिखाई नहीं देती है। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। ऐसा लगता है कि ये कैसा आदमी है जो कि खुद तो फटे जूते पहने हुए है मगर किसी पर हंस रहा है। ऐसा उनकी मुस्कान जो है वो लग रही है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते, अगर इन्हें फ़ोटो खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा और तुम अच्छा चल भाई कह कर बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे मन में तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, क्या कैसा दुख है तुम्हारे अंदर, ये देख कर मेरे मन में मतलब रोने की इच्छा हो रही है। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेकिन जो तुम्हारी आंखों का ये दर्द भरा व्यंग है
वो मुझे रोक देता है रोने से। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। अब लेखक कहते तुम चाहते तो तुम फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग भी सकते थे। लोग तो मांगे की कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। जिससे तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने तो फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं। लोग तो ऐसे होते हैं कि इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं, इत्र लगा कर फ़ोटो खिंचाने जाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। जूता जो है हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे। युग प्रवर्तक मतलब युग को बदलने वाले कहलाते थे। मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तुम युग प्रवर्तक हो, कथाकार हो, महान कथाकार हो, महान उपन्यास सम्राट हो, लेकिन फोटो पर भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठे के नीचे का जो तला है वो फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरे जूतों का क्या हुआ है कि तलवा घिस गया है, मगर तुम्हारी जो है उंगली दिखाई दे रही है। और तुम्हारा पाँव सुरक्षित है पर मेरा पैर सुरक्षित नहीं है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। हम जो है असलियत को दिखाना नहीं चाहते और दिखावे की दुनिया में हम परेशान रहते हैं। यहाँ पर लेखक के बताने का मतलब ये है कि हम जो है दिखावा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो सत्य है उसको हम छिपाने की कोशिश करते हैं। इसलिए लेखक व्यंग करते हुए कहते हैं कि तुम पर्दे के महत्व को नहीं जानते। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, बड़ी इज्जत के साथ तुमने फटे जूते को पहन रखा है। मैं ऐसे नहीं पहन सकता जैसे तुमने पहना है, वैसे मैं पहन नहीं सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊंगा, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। अब यहाँ पर उनकी रचनाओं के बारे में बताया उन्होंने कि जैसे उनकी जो रचना है गोदान, उसमें क्या होरी का गोदान हो गया ऐसा बोलते हैं, या पूस की रात में नील गाय जो थी हल्कू का खेत चर के चली गई ऐसा लग रहा है, या कि क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे। मतलब उस समय की व्यथा का आपने जो वर्णन किया है उससे आप व्यंग कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि माधो औरत के कफन के चंदे की शराब भी पी गया है, वही मुस्कान मालूम होती है। यही सब इन पर जो व्यंग तुमने जो किए हैं समाज में हो रही बुराइयों पर, उसी ये तुम्हारी मुस्कान मुझे लगती है कि उस पर तुम व्यंग कर रहे हो। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे। अब मैं फिर से सोचता हूँ कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया होगा। क्या तुम बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है। अब मैं ये सोचता हूँ चक्कर लगाने से जूता जो है कभी नहीं फटता, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा आवत जात पन्हैया घिस गई बिसर गयो हरि नाम। अब उन्होंने क्या लिखा? आवत जात पन्हैया मतलब आते जाते हुए, पन्हैया मतलब जूते, घिस गए हैं, बिसर गयो हरि नाम, और मुझे हरि का नाम जो है वह भूल गया है। देखिए इस चित्र में बताया गया है। यहाँ पर देखिए किस तरह उनके जूते फटे हुए हैं और 2 उंगलियाँ दिखाई दे रही हैं। और
और ऐसे बुला कर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करीबो पैर सलाम। और ऐसे बुला कर देने वालों के लिए उन्होंने क्या कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, जिनको देख करके दुख उपजता है, तिनको करीबो परे सलाम, मैं उनको जो है सलाम करता हूँ। चलने से जूता घिसता है फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया? अगर तुमने ज़्यादा चला है तो जूता को घिसना चाहिए था, जूता फटा कैसे? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारी है, इसलिए जो है तुम्हारा जूता फट गया। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। जो सदियों से जो परंपरा चली आई है और उस परंपरा के विरुद्ध तुमने आवाज़ उठाई है अपने उपन्यास और कहानी के माध्यम से, इस समाज को की बुराइयों को दूर करने के लिए मुझे लगता है तुम शायद ये जो परत दो परत बहुत कड़ा हो चुका है, उसे तुमने ठोकर मारी है और मार मार कर तुम्हारा जूता फट गया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, कोई टीला मतलब पत्थर कोई रास्ते पर तुम्हारे आ गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया है। तुमने अपना जूता उस पर आजमाया है जो तुम्हारे रास्ते को रोक कर खड़ा हुआ था। उस पत्थर को तुमने जूता आजमाया है, इसलिए तुम्हारा जूता फट गया है। तुम उसे बचाकर अपने बगल से भी तो निकल सकते थे, जैसे आजकल के लोग करते हैं कि जो समाज में जो बुराइयां हैं उसको देखते हुए भी दूसरी जगह से निकल जाते हैं। तो तुम चाहते तो उसको बचाकर दूसरी जगह से निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है, लोग बुराइयों से समझौता भी तो कर लेते हैं। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही तो तोड़ती हैं, सभी नदियाँ जो है पहाड़ को नहीं तोड़ती। कोई रास्ता बदलकर घूम कर भी तो चली जाती हैं। कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो पहाड़ का रास्ता नहीं छोड़ती और घूम कर भी दूसरी जगह से चली जाती हैं। तुम समझौता कर नहीं सके, तुमने समझौता क्यों नहीं किया? समाज के साथ तुमने समझौता क्यों नहीं किया? क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, नियम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी, तुम्हारी आज़ादी थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत कर रही है, इशारा करती हुई लगती है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। मतलब जिसे तुम खराब समझते हो उसकी तरफ तुम पाँव की उंगली दिखाते हो, हाथ की उंगली नहीं दिखाते। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? क्या तुम उसकी ओर इशारा करना चाहते हो जिस बुराई को दूर करते करते तुमने अपना जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तो मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर मैं समझता हूँ कि तुम उन सभी लोगों पर हंस रहे हो जो हकीकत को दबाकर और जो नकलीपन है उस पर जीते हैं, तलवे घिस गए हैं लेकिन फिर भी उसे पर्दे के पीछे छिपा कर रखते हैं। उन पर जो टीले को मारकर बाजू से निकल रहे हैं, जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं, मतलब टीले को पत्थर जो है उसको छोड़ करके दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया है। उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बचा रहा। तुम्हारी उंगली जो है बाहर आ गई है मगर तुम्हारा पाँव जो है वो सही सलामत है। जो सत्य है, जो हकीकत है, जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, वो तुम्हारा जो है बचा हुआ है। मैं चलता रहा मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। आगे लेकर कहते हैं मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात को भी समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग मुस्कान को भी समझता हूँ जो तुम फोटो में व्यंग मुस्कान जो है दिखा रहे हो। ठीक, चैप्टर समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।